गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो हमारे विषय व्यावसायिक अध्ययन के अध्याय 2 से है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। उसमें हमारा सबसे पहले जो स्वरूप था वो था एकल स्वामित्व यानी एकांकी व्यापार। उससे जो आगे का हमारा जो सेकंड स्वरूप था वो था संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। थर्ड हमने पढ़ा था इसमें साझेदारी। बेटा साझेदारी, ये तीनों हमारे टॉपिक पूर्ण हो चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सहकारी समिति। देखो, सहकारी समिति को हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। बेटा, सहकारी शब्द से तात्पर्य यह है कि किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, देखो क्या करा, किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों का एक साथ मिलकर कार्य करना। यानी क्या है, सहकारी समिति का उद्देश्य होगा कि किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न साथियों का एक साथ मिलकर किसी कार्य को करना ही सहकारी समिति कहलाती है। यह उन लोगों का स्वैच्छिक संगठन है। स्वैच्छिक का मतलब है इसमें किसी का प्रेशर नहीं होता कि आप किसी सहकारी समिति में किसी के प्रेशर में इन्वॉल्व हो। यानी आपकी स्वयं की इच्छा होती है जब आप सहकारी समिति के सदस्य बन सकते हैं, जो सदस्यों के हितों के लिए एकजुट हुए हैं। यानी क्या, जो सदस्यों के लिए एक साथ जुट हुए हैं, जो आपसी जो हम इकट्ठा हुए हैं, हम एक दूसरे की पारस्परिक सहायता के लिए एकजुट हुए हैं। वे अपने आर्थिक हितों की रक्षा अधिक लाभ के लालची मध्यस्थों के शोषण से बचने के लिए करते हैं। देखो, सहकारी समिति में क्या होता है, जब हमें यदि हम किसी सहकारी समिति के सदस्य हैं और हमें कभी पैसों की आवश्यकता पड़ी तो हम अपनी समिति से पैसा लेकर अपने उस कार्य को कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लालची या मध्यस्थों के शोषण से बच जाते हैं। जैसे ये हमारे महाजन होते थे, तो महाजनों से यदि हम पैसा लेते हैं तो हमें ब्याज पे बहुत मोटी दर पे पैसा मिलता है। अब हमें वहाँ से लेने की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी समिति से ही पैसा लेकर अपने कार्य को सही रूप से कर सकते हैं। किसी सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य है। यदि आपकी, देखो क्या कह रहा है कि यदि आपकी जो है सहकारी समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो आपको इसको सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत पंजीकृत कराना अनिवार्य है। यानी कि आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल होती है तथा कम से कम 10 बालिग लोगों की स्वीकृति सहमति के गठन के लिए होनी चाहिए। यानी कि बालिग होते हैं जिनकी एज जो है 18 साल से ज़्यादा होती है, वे 10 लोग इकट्ठा होकर इस समिति का गठन करते हैं। अंशों का निर्गमन कर सकते हैं। समिति की पूंजी को इन सदस्यों द्वारा जुटाया जाता है। यानी कि अगर इसमें जो पैसों की आवश्यकता होती है तो इन सभी सदस्य मिलकर इसे पैसा को इकट्ठा करते हैं, जो भी इसमें पूंजी की आवश्यकता होती है। समिति तभी एक वैधानिक अस्तित्व को प्राप्त करती है जब उसका पंजीकरण हो जाता है। यानी कि वो जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी जब भी मानी जाती है जब उसका पंजीकरण हो जाता है। अगर रजिस्ट्रेशन हमने अपनी सोसाइटी का नहीं करा रखा समिति का, तो वो हमारी सोसाइटी नहीं मानी जाएगी। आगे देखो, इसमें 2 डेफिनेशन दी गई है। सहकारिता संगठन वह स्वरूप है, देखो क्या कह रहा है, सहकारी संगठन वह स्वरूप है जिसमें कुछ लोग मानवीयता एवं समानता के आधार पर और अपने आर्थिक हितों को प्रोत्साहन हेतु स्वेच्छा से संगठित होते हैं। कि अपने आर्थिक हितों को, क्योंकि जो भी इसमें सदस्य होते हैं उसमें सबसे पहले उन्हें पैसा इन्वेस्ट करना होता है। दूसरी देखो बेटा, ये थी EH कैलवर्ट की। अब दूसरी जो डेफिनेशन है, सहकारिता संगठन एक समिति है जिसका उद्देश्य सहकारिता का उद्देश्य के अनुसार अपने उद्देश्यों के आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना है। ये है हमारी भारतीय सहकारिता अधिनियम 1912 के अनुसार। क्या बताया इन्होंने, फिर एक बार पढ़ लेते हैं। सहकारिता संगठन एक समिति है, सोसाइटी है बेटा, जिसका उद्देश्य है सहकारिता के सिद्धांतों के अनुसार, सहकारिता का मतलब होता है मिलजुल कर या एक दूसरे के पारस्परिक सहयोगों के लिए के सिद्धांत के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना है। यानी कि जो अपने उस समिति के सदस्य होते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना है। सबसे अब इसके आगे बेटा दे रखे लक्षण, सहकारी समिति के लक्षण। सहकारी समिति के निम्नलिखित लक्षण है। सबसे क्या है, स्वैच्छिक सदस्यता। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जब हम सहकारी समिति के सदस्य बनते हैं तो इसमें हम पर किसी का प्रेशर नहीं होता। हम जो होते हैं उस स्वयं की इच्छा से इसमें एंटर करते हैं। यानी हम इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं, यानी इसमें जो कमेटी के सदस्य बनते हैं, तो उसमें हमारी खुद की स्वयं की इच्छा होती है। देखो, इसमें अब इसे पढ़ लेते हैं, स्वैच्छिक सदस्यता। इस समिति के सदस्य स्वयं के निर्णय के आधारित होते हैं, अतः कोई भी व्यक्ति किसी
करा सरकारी समिति के में स्वयं की इच्छा अनुसार सम्मिलित हो सकते हैं या छोड़कर भी जा सकते हैं। किसी समिति में सम्मिलित होने या उसे छोड़ने के लिए वह बाध्य नहीं होता। यह निर्णय वह अपने विवेक के आधार पर करता है। इसकी बड़ी से बड़ी विशेषता यह होती है कि सदस्यता खुली होती है। कोई भी धर्म, जाति, लिंग, भाषा व्यक्ति इसकी सदस्यता के आधार पर ग्रहण कर सकता है। कोई भी धर्म, जाति, लिंग या भाषा का व्यक्ति इसकी सदस्यता, यानी इन्होंने बताया कि इसमें जाति का कोई रोल नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो बालिग है उसमें उसकी धर्म, जाति से कोई मैटर नहीं रखता। अगर वो उसमें बालिग है तो वो व्यक्ति इस समिति का सदस्य बन सकता है। दूसरा है बेटा इसमें वैधानिक स्थिति। मैंने बताया था कि सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है जब इसकी मान्यता प्राप्त होती है। देखो, इस समिति का पंजीकरण अनिवार्य होने के कारण इसका अस्तित्व भी अपने सदस्यों से अलग होता है। यानी क्या है, सदस्य अस्तित्व बोलते हैं कि इसका जो सदस्यों का जो है इससे अलग अस्तित्व होता है। यानी सदस्य तो है उसके, पर उसमें उसका अस्तित्व एक बार फिर दोबारा से पढ़ते हैं। इस समिति का पंजीकरण कराना अनिवार्य होने के कारण इसका अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है। यानी ये जो रजिस्टर्ड हो जाती है, जब इसका हम पंजीकरण करा लेते हैं तो इसका सदस्यों से इसका जो अस्तित्व अलग होता है। यानी कि एक जो इसके सदस्य होते हैं इसमें काम तो करते हैं पर उनमें इतना ज़्यादा उनका प्रेशर नहीं होता है। देखो आगे चलते हैं बेटा। समिति को अधिकार होता है कि वह अनुबंध कर सके या अपने नाम से परिसंपत्ति रख सके। यानी क्या होगी, एक संस्था होगी, यो एक हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, ये अपने नाम से क्या अपनी संपत्ति रख भी सकती है, खरीद भी सकती है। समिति को दूसरों पर मुकदमा करने का भी अधिकार होता है। यानी जो कमेटी होती है, जो सोसाइटी होती है, दूसरों पर अपना वाद भी यानी मुकदमा करने का भी अधिकार होता है। इसकी पृथक वैधानिक अस्तित्व के कारण सदस्यों के द्वारा छोड़कर जाने पर या प्रवेश करने पर इस समिति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो बेटा, ये बिल्कुल सेम जो हमारी वैधानिक ये मिल रही है इसकी परिभाषा, तो एक कंपनी की तरह मिल रही है। बस क्या है, इसमें सदस्य एक लिमिटेड होते हैं, इसमें 10 सदस्य होते हैं। अगर कंपनी की भी देखा है तो कंपनी का भी बिल्कुल यही था जो हमने आपको पढ़ाया था पहले कि इसके जो सदस्य होते हैं उनका पृथक है, इसका जो सदस्य होता है उनका इससे अस्तित्व तो बिल्कुल अलग होता है। यानी कमेटी अपनी जगह है और सदस्य अपनी जगह है। सदस्य इसमें काम करते हैं एक एजेंट के रूप में। आगे चलते बेटा, सीमित दायित्व। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो होता है सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। कंपनी में भी सदस्यों का दायित्व सीमित ही होता है। इस समिति के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी तक ही सीमित होता है। देखो, जो इसके सदस्य होते हैं, जितने उन्होंने पैसा उसमें लगा रखा है, यदि फर्म को या कोऑपरेटिव सोसाइटी को लॉस होता है तो उसमें उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही वह लॉस को वहन करेगा, अन्यथा वो कोई लॉस वहन नहीं करेगा। अब आता है बेटा इसमें नियंत्रण में क्या करा, सहकारी समिति का निर्वाचित प्रबंध कमेटी को यह शक्ति प्रदान होती है कि वह फर्म के किसी भी कार्यों को संबंधित निर्णय ले सकते हैं। देखो भाई, एक बात बताया, सदस्य इसका अपना पृथक अस्तित्व होता है, तो इसमें कुछ ना कुछ सदस्य जो होते हैं, तो इन्होंने बताया कि प्रबंध कमेटी के सदस्यों को यह अधिकार हो सकता है कि वह अपने किसी भी कार्य कराने के लिए संबंधित निर्णय ले सकती है। सहकारी समिति के सदस्य वोट डालकर प्रबंध समिति के सदस्यों का चुनाव कर उस चुनाव में जीताते हैं, वही व्यक्ति इसका कमेटी का मतलब इसका सदस्य, प्रबंध समिति का सदस्य बन सकता है। इस कारण सहकारी समिति का स्वरूप प्रजातांत्रिक होता है। यानी कौन सा होता है, डेमोक्रेसी, यानी प्रजातांत्रिक होता है। सेवा भाव, सहकारी समिति का जो भाव होता है बेटा वो सेवा भाव होता है। इसका उद्देश्य जो है अपने सभी साथियों का सेवा करने हैं। देखो, सहकारी समिति के कार्यों में सेवा भाव की प्रधानता रहती है, क्योंकि इस समिति के उद्देश्य पारस्परिक सहायता तथा लोक कल्याण जैसे मूल्य पर जोर देते हैं। इन्होंने बताया, देखो ये जो इसका जो सेवा भाव होता है, अपने सदस्यों की सहायता के साथ साथ में ये अगर अतिरिक्त होता है तो ये दूसरे सदस्यों की भी सहायता प्रदान करते हैं। एक बार फिर देखते हैं बेटा सेवा भाव को। इसमें
सेवा भावना, सहकारी समिति के कार्यों में सेवा भाव की प्रधानता रहती है क्योंकि इस समिति के सदस्य परिसंपत्ति, सहायता तथा लोक कल्याण जैसे मूल्यों पर जोर देती है। समिति को आधिक्य की प्राप्ति होने पर उसे सदस्यों में लाभांश के रूप में विभाजित कर दिया जाता है। यानी जो इसके सदस्य होते हैं, अगर उसे कोई प्रॉफिट होता है, कहीं से पैसा आता है, तो उसे कहें कि लाभांश के रूप में अपने जो सदस्य होते हैं उनमें बांट दिया जाता है तथा यह कार्य समिति के उप नियमों के अनुसार ही किए जाते हैं। देखो, जो भी कुछ कार्य होगा बेटा, वो इसमें जो कार्य होगा वो सहकारी समिति के जो नियम है 1912 के अनुसार, सहकारिता अधिनियम 1912 के अनुसार इसमें सभी कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं।